हेलो फ्रेंड्स, जॉब की तलाश हो या करियर का कंफ्यूजन, एडू दीदी पर ही मिलेगा परफेक्ट सोल्यूशन। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसी मुश्किल का सामना ज़रूर किया होगा जहां आपको लगा होगा कि बस अब हमसे नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊं जो 84 डेज़ के लगातार नाकाम होने के बाद भी कभी हार नहीं मानता। जी हाँ, आज मैं कवर करने जा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर के एक ऐसे मास्टरपीस के बारे में जिसे पढ़ने के बाद आपका ज़िंदगी को जीने का और देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। मैं बात कर रही हूँ अर्नेस्ट हेमिंग्वे का फेमस नोवेला द ओल्ड मैन एंड सी की। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नोवेला द ओल्ड मैन एंड द सी के राइटर के बारे में, जिनका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का पूरा नाम था अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे और इनका जन्म 21 जुलाई 1899 को ओक पार्क, इलिनॉयस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक जर्नलिस्ट के रूप में की थी जब वो 18 साल के थे। उन्होंने कैंसस सिटी स्टार न्यूज़पेपर के लिए लिखा, जहां उन्होंने सिंपल और डायरेक्ट राइटिंग स्टाइल को सीखा था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इंग्लिश लिटरेचर में फेमस आइसबर्ग थ्योरी दी थी। आइसबर्ग थ्योरी का मतलब ये होता है कोई भी कहानी या कोई भी बात का केवल थोड़ा सा हिस्सा सामने रखा जाता है, जबकि जो असली वजह है, असली जो फीलिंग्स हैं और जो असली थॉट्स हैं उनको हिडन रखा जाता है। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने द ओल्ड मैन इन द सी क्यूबा में लिखी थी 1951 में, और ये पब्लिश हुई थी 1952 सितंबर में अमेरिका में। यानी कि लिखने के ठीक एक साल बाद 1952 में ये बुक पब्लिश हुई थी। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। पब्लिश हुई है 1952 में और उन्होंने लिखी थी 1951 में। और ये बुक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही, इसके लिए उन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था 1953 में, और इसी बुक की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में 1954 में। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ मिला था 1953 में और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में 1954 में। और इसके बाद 2 जुलाई 1961 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सुसाइड कर लिया था। उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था और पैरानोया डिसऑर्डर भी था, और ये दोनों ही मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नोवेला द ओल्ड मैन इन द सी के की फैक्ट्स एंड लिटरेरी कॉन्टेस्ट के बारे में। अब हम सबको पता है हमारे ऑथर का नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। उन्होंने ये नोवेला क्यूबा में लिखा 1951 में, और ये पब्लिश होता है सितंबर 1952 अमेरिका में। अगर हम बात करें इसके जॉनरा के बारे में तो इसका जॉनरा है हीरोइक पैस्टोरल नोवेला और फिलोसफिकल पैरेबल और एलर्जिक फिक्शन। ठीक है, अगर हम देखें कि नोवेला और पैरेबल क्या होता है, तो जो नोवेला होता है वो नोवेल से छोटा होता है, जिसमें 17,000 से लेकर 40,000 तक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें पैरेबल के बारे में तो पैरेबल एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी को बोलते हैं जिसका पर्पस होता है कुछ मॉरल देने का, और इसका पॉइंट ऑफ व्यू है थर्ड पर्सन ओमनीसेंट, यानी कि ज़्यादा फोकस किया गया है सेंटियागो के थॉट्स पर। इसका टोन है काम, रिस्पेक्ट, थोड़ा ट्रेजिक है, बट ये होपफुल है, हीरोइक है। ठीक है, अब हम बात करें हमारे प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में, यानी हीरो और एक विलन के बारे में। तो स्टोरी में एक ना सेंटियागो है, ओल्ड फिशरमैन, वो हमारे हीरो हैं, और हमारा दुश्मन, हमारा एनिमी, हमारा जो विलन है वो है यहाँ पर शार्क। ठीक है, जो कि आपको आगे चल के स्टोरी में पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कैरेक्टर्स के बारे में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स हैं, सेंटियागो, मेलोनिन, मार्लिन और जोई डी मैजियो। तो यहाँ पे 2 मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, वो हैं सेंटियागो और मेलोनिन। नेक्स्ट कैरेक्टर है मार्लिन। मार्लिन ना एक फ़िश है जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज है, बहुत ज़्यादा विशाल है। ये 18 फीट लंबी होगी, अभी आपको स्टोरी में पता चलेगा आगे। और एक हमारा कैरेक्टर है जॉय डी मैजियो। तो ये क्या है, ये बेसबॉल प्लेयर है, और जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, जो हमारे हीरो हैं, ये इनको बेसबॉल बहुत पसंद है। इनका फेवरेट गेम है बेसबॉल, और इनके फेवरेट प्लेयर हैं ये जॉय डी मैजियो। जैसा कि आपको पता है ये एक नोवेला है, और जो नोवेला होता है उसमें चैप्टर्स होते हैं।
नोवेला जो होता है वो चैप्टर्स के फॉर्म में होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें कितने पार्ट्स हैं? 5। तो आगे चल के ना ये जो पार्ट्स हैं वो डिवाइडेड हैं, डे के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड देन 5। तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5। तो इसके टोटल 5 चैप्टर्स हैं इस नोवेला के। चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है क्यूबा के एक छोटे से कोस्टल विलेज के नाम से, जिसका नाम है हवाना। और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है सेंटियागो। सेंटियागो एक बुजुर्ग, बूढ़े, गरीब और एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभवी क्यूबा फिशरमैन है। लेकिन अभी इस टाइम पे क्या है ना कि सेंटियागो की किस्मत अभी बिल्कुल भी सेंटियागो का साथ नहीं दे रही। पिछले 84 डेज से सेंटियागो ने एक भी फ़िश को नहीं पकड़ा है। और गांव के जो बाकी फ़िशरमैन है ना, वो अब पता है इसको सेंटियागो को क्या बोल रहे हैं? सालो कह रहे हैं। सालो एक ऐसी टर्म दी गई है, जैसे कि सालो का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट, बहुत ही ज़्यादा अनलकी, तो उस इंसान को कहते हैं सालो, ठीक है। तो जो बाकी जो गांव के और मछुआरे हैं, जो और फिशरमैन हैं, वो अब सेंटियागो को सालो कह के बुला रहे हैं। आगे क्या होता है, ये जो गांव है ना हवाना, इसमें एक बच्चा है जिसका नाम है मेलोनिन। क्या नाम है? मेलोनिन। तो ये जो मेलोनिन है ये सेंटियागो का स्टूडेंट भी है, और ये सेंटियागो को अपना पिता जैसा मानता है, इतना रिस्पेक्टफुल है वो उनके लिए, ठीक है। तो ये रोज़ के रोज़ सेंटियागो के साथ ही समुद्र में जाता है, काम करता है ये उनके साथ। लेकिन आगे क्या होता है, जब सेंटियागो को कोई मछली नहीं मिलती है तो ये मेलोनिन के पेरेंट्स ना उसको मना कर देते हैं। तो उसके घर वाले मना करते हैं कि नहीं, अब तुम्हें ना सेंटियागो के साथ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बेचारे को ज़बरदस्ती दूसरी बोट पे भेज दिया जाता है काम करने के लिए। इतना सब होने के बावजूद भी कभी मेलोनिन का प्यार सेंटियागो के लिए कभी कम नहीं हुआ। वो रोज़ शाम को सेंटियागो के झोपड़े में जाता था, वहाँ खाना लाता था और उसके साथ बैठ के फेवरेट गेम बेसबॉल के बारे में बातें करता था। और वो दोनों लीजेंडरी प्लेयर जॉय डी मैजियो के बारे में भी बातें करते थे। वो दोनों सेंटियागो और मेलोनिन, जॉय डी मैजियो जो कि एक बेसबॉल प्लेयर है उसके दोनों फ़ैन थे ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेंटियागो है ये एक विडोड मैन है, यानी कि ना तो इसके बच्चे हैं ना बीवी है, ये एकदम अकेला है, ठीक है। और ये काफ़ी बुज़ुर्ग है, ठीक है। तो ये इतना अकेला है कि मतलब एक तो उसकी भी इस चीज़ को थोड़ी सी प्रॉब्लम, ऊपर से इन्होंने 84 डेज से कोई भी मछली नहीं पकड़ी है। तो सारे गांव के सारे और मछुआरे इसको ताना मार रहे हैं, सालों कह कह के पुकार रहे हैं। तो ये अंदर ही अंदर ना ऐसे घुट सा रहा है, परेशान है काफ़ी। तो ऐसे ना मेलानिन हर दिन सेंटियागो को एहसास दिलाता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन फिशरमैन है। यही विश्वास, यही ट्रस्ट, ये जो प्रेज़ कर रहा है मेलानिन, मोटिवेट कर रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है ना सेंटियागो को, यही सेंटियागो को 85th डे के लिए नए हौसले के साथ समुद्र में उतरने की शक्ति देता है। नेक्स्ट डे क्या होता है ना, 85th डे पर सुबह के अंधेरे में ही सेंटियागो अपनी छोटी सी बोट लेकर के गल्फ और स्ट्रीम में बहुत ही गहरे पानी में निकल पड़ता है। और जो बाकी फिशरमैन होते हैं वो किनारे पे, समुद्र के किनारे पे ही रहते हैं। लेकिन आज सेंटियागो को ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत उसे गहरे पानी में ही बुला रही है, ठीक है। और वो पूरी एक्यूरेसी के साथ, सारे बंदोबस्त के साथ वहाँ पे जाता है, अपने बेट लेकर के जाता है। बेट मतलब जो फ़िश का चारा होता है ना, वो लेकर के जाता है और वो पानी में डाल देता है, चारे को डाल देता है। तभी क्या होता है, दोपहर के 12 बजे उसकी एक लाइन बहुत ही गहरे पानी में झटके खाने लगती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, ये सेंटियागो को समझ आ जाता है कि नीचे आज जो पानी में मछली फंसी है, जो फ़िश फंस रही है, वो कोई आम मछली नहीं है। क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है, ये है आपकी बोट, ठीक है, ठीक है, और ये है आपके फ़िशरमैन, ठीक है। मान लो ये कोई ऐसे फ़िशिंग रॉड डाल रहे हैं पानी में और फ़िश फंस रही है, तो ठीक है, छोटी फ़िश है, आप उसको उठा लोगे। लेकिन अगर बड़ी फ़िश है तो थोड़ा सा तो वेट आएगा। तो सेंटियागो ना उस वेव को, उस झटके को फ़ील कर पा रहा है कि हाँ, अभी कोई ऐसे आम मछली नहीं है, कि ना वो कोई आम मछली नहीं है। अभी ना हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर मार्लिन, क्या नाम है हमारी फ़िश का? मार्लिन द जाइंट फ़िश, इसकी एंट्री हो चुकी है।
फिर क्या होता है ना, ये जो पानी में सेंटियागो जो चारा डालता है फ़िश के लिए, ये उसको भी खा लेती है। और जैसे जो फ़िश होती है वो एक कांटे में फंसी होती है, तो ये उस कांटे को निगल जाती है। क्या होगा ना, हमारा जो सेंटियागो है इसको खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेंटियागो इसको खींचने की कोशिश करेगा और ये इतनी वेटेड है, इतनी भारी है कि ये खींच नहीं पाएगी। ठीक है, अब शुरू होता है 3 डेज़ और 3 नाइट का एक ऐसा महासंघर्ष कि जिसको देख के, जिसको सुन के आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए मैं ऐसे समझाने के लिए ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये है हमारा सी, ये है सेंटियागो की बोट, छोटी सी, ज़्यादा ही छोटी बन गई थी। ठीक है, सही सही ड्रॉ कर देती हूँ। ये है छोटी सी बोट, ये है सेंटियागो हमारा। ठीक है, और ये है सेंटियागो की फ़िशिंग रॉड, इसी लाइन पे फंसी हुई है ये हमारी द जायंट फ़िश मार्लिन। ठीक है, ठीक है, समझने के लिए काम चला लेना। तो अब क्या होता है, फर्स्ट डे और रात को, भाई सेंटियागो बूढ़ा आदमी है, तो सेंटियागो अपनी पीठ पर ऐसे, ये जो लाइन है ना, ये जो फ़िशिंग रॉड है, इसकी ये जो लाइन है इसको अपने ऐसे पीठ पर बांध लेता है। ठीक है, ऐसे पीठ पे बांध करके ऐसे पूरी रात वो बैठा रहता है। ठीक है, और भाई सही बात है, ये इतनी जायंट है, इतनी वेटेड है, अब वो भी मतलब इसको पकड़े हुए है, कितनी देर से पकड़े हुए हैं, तो इसकी वजह से ना सेंटियागो के हाथ छिलने लगते हैं। ठीक है, और अभी से ही उनमें ऐसे छाले पड़ गए हैं सेंटियागो के हाथ में। फिर आता है सेकेंड डे, सेकेंड रात। अब इसमें क्या होता है, सेंटियागो की आर्म्स में, उसकी ये जो बाहें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, क्रैम्प आ चुका है, लेकिन फिर भी सेंटियागो इतना हिम्मत वाला है कि वो हार नहीं मान रहा है, वो गिव अप ही नहीं कर रहा है। और उसको थोड़ी सी एनर्जी आए, थोड़ी सी उसको ताकत मिले, तो वो क्या करता है, भाई भूखा है, ऑब्वियस सी बात है, इतना बूढ़ा है वो, इतना थक चुका है, अब वो एनर्जी लेने के लिए कच्ची फ़िश को खा लेता है। और अब आता है थर्ड डे एंड नाइट का स्ट्रगल। तो इसमें क्या होता है कि मार्लिन थकने लगती है और फिर मार्लिन ना ऐसे बोट के ऐसे चारों तरफ ऐसे चक्कर काटने लगती है। और सेंटियागो की भी अब हालत ख़राब हो रही है, उसके भी आँखों के आगे ऐसे अंधेरा छा रहा है, वो भी बेहोश होने की कगार पर है बिल्कुल। लेकिन फिर भी सेंटियागो अपनी बची खुची शक्तियों को इकट्ठा करता है और जैसे ही मार्लिन बोट के पास आती है, सेंटियागो अपना भाला, वो जो हारपून होता है ना, ऐसे हारपून को उठाता है और पूरी ताकत से उसके दिल पर वार कर देता है। यहीं पे मार्लिन पानी में आखिरी छलांग लगाती है और वो दम तोड़ देती है। तो ये जो जीत होती है ना, वो ऐतिहासिक जीत होती है। क्यों, ये जो हमारी मार्लिन है ना, ये 18 फीट लॉन्ग है। ठीक है, तो ये सेंटियागो की बोट में भी फिट नहीं आ सकती थी। तो सेंटियागो क्या करता है, सेंटियागो उसे बोट के साइड में मजबूती से बांध देता है और किनारे, समुद्र के किनारे की तरफ जाना शुरू कर देता है। क्या होता है कि मार्लिन के जिस्म से ऐसे खून निकल रहा होता है, तो जो वो खून निकल रहा होता है उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे ऐसे समुद्र में मीलों तक, दूर दूर तक फैल जाती है। और उस खुशबू को सूंघ कर, उसको स्मेल करके इतनी सारी शार्क इकट्ठी हो जाती हैं। तो जैसे ही इतनी सारी शार्क सेंटियागो की बोट के आसपास ऐसे इकट्ठी हो रही हैं, तो सेंटियागो अपनी पूरी ताकत से क्या करता है, वो जो उसका हारपून है, वो जो उसका भाला है, भाला तो आप समझते ही हैं ना, सब ऐसे ऐसे करके जो भाला रहता है, ऐसे ऐसे उसमें ऐसे बना रहता है भाला, तो आप जानते ही होंगे। तो सेंटियागो ना अपनी पूरी तो सेंटियागो क्या करता है, अपनी पूरी ताकत से हारपून से शार्क को मार देता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, वो जो शार्क है वो अकेली तो आई नहीं है, अब उनका इतना सारा झुंड आया हुआ है कि बेचारा, मतलब उसका एक तो इतना बूढ़ा, इतना थका हारा एकदम, पहले तो उसने मार्लिन से इतनी बड़ी बैटल कर ली सेंटियागो ने। ठीक है, पहले ही वो थक चुका है, अब इतने सारे शार्क का झुंड आ चुका है। ठीक है, अब पहले तो उसने भाले से वार किया तो एक शार्क मर जाती है वहीं पे ही। क्या होता है ना, जैसे कि सेंटियागो ने शार्क के ऊपर ऐसे वार किया होता है अपने हारपून से, तो जैसे ही वो वार करता है ना, उसका हारपून भी समुद्र में डूब जाता है। और अब इस टाइम ना सेंटियागो के पास कोई भी ऐसा बड़ा हथियार नहीं है,
और इसके बाद एक के बाद शार्क के ऐसे झुंड और आते ही चले जा रहे हैं, आते ही चले जा रहे हैं, बहुत सारी, मतलब उस मार्लिन के आजू बाजू उसके ब्लड को स्मेल करते हुए बहुत सारे शार्क इकट्ठे हो चुके हैं। अब क्या होता है ना, सैंटियागो अपनी नाइफ़ को डंडे के आगे ऐसे बांध देता है, ठीक है। तो पहले तो वो उनसे ही लड़ता है, फिर कुछ टाइम के बाद उसकी छुरी भी टूट जाती है, बस अकेला डंडा रह जाता है कुछ टाइम तक। तो फिर वो डंडे से ही वार करता है, फिर वो डंडा भी चला गया। अब एक एक करके इसके सारे हथियार जा चुके हैं। तो आगे चल के क्या होता है, ये सैंटियागो ना बोट के रडर से उन्हें मारता है। जो बोट का रडर होता है, रडर यानी कि अंडर वाटर ब्लेड होता है वो बोट का, तो उसको यूज़ करता है, उससे वार करता है वो शार्क्स के ऊपर। फिर इसके बाद ना सैंटियागो एक रात के अंधेरे में एकदम अकेला, जख्मी हाथों से, एकदम थके हुए जिस्म के साथ वो लड़ता रहता है। लेकिन ये शार्क्स ना बहुत सारी थी, बहुत सारा झुंड था, और वो मार्लिन का ना सारा मांस, जो उसका फ्लैश होता है ना, वो खा जाती है। जब तक ना ये सैंटियागो समुद्र के किनारे तक पहुंचता है ना, तो उस विशाल मार्लिन का एक सिर्फ सूखा सा स्केलेटन बचता है। बेचारा सैंटियागो जब वो 18 फीट लॉन्ग मार्लिन का स्केलेटन ऐसा देखता है ना, तो सैंटियागो बिल्कुल टूट चुका होता है। तो वो चुपचाप अपनी बोट को ऐसे बांधता है, मछली के स्केलेटन को ऐसे पानी में छोड़ देता है, और किसी तरह अपनी हट तक पहुंच जाता है। और वो गिरता है एकदम अपनी ना हट में जाके, ऐसे बेहोशी की हालत में गिरता है, और वो वहाँ पे सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है ना, गांव के सारे फिशरमैन वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, और वो 18 फीट लंबी स्केलेटन को ऐसे अकेले, मतलब ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे शॉक हो रहे होते हैं, अरे ये क्या है। फिर ना उनको रियलाइज़ होता है, ये एहसास होता है कि ये जो सैंटियागो है ये इतना बूढ़ा है, और इसने अकेले इतने बड़े समुद्र में जाके, इतनी गहराई में जाकर इतना महान काम किया है। फिर क्या होता है ना, ये जो मेलानिन है ना, जैसे ही ये सारी चीज़ों को देखता है, सुनता है, वैसे ये भाग के ऐसे सैंटियागो के हट में जाता है, और उसके बाद ये देखता है कि सैंटियागो इतना ज़ख्मी है, ऐसे खून से उसके हाथ भर चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं। और वो ये देखने के बाद ना वो रो पड़ता है। जैसे कि हम सबको पता है कि मेलानिन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, तो वो ये देखने के बाद इतना रोता है, सैंटियागो को ऐसे हग करता है, और फिर इसके बाद ना वो सैंटियागो के लिए वहाँ पे कॉफ़ी लेकर के जाता है। और मेलानिन यहाँ पे सैंटियागो को प्रॉमिस करता है कि वो अब से चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी किसी और की बोट पे नहीं जाएगा, किसी और के साथ काम नहीं करेगा, वो सैंटियागो के साथ ही फ़िशिंग करेगा। और वो प्रॉमिस भी करता है, फिर से ये बोलता है कि नहीं, अब से ना मैं तुम्हारे साथ ही फ़िशिंग करूँगा, और ना मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है। इसी तरह हमारी स्टोरी हैप्पीली एंड होती है। सैंटियागो अपने बेड पर सो रहा है, और वो सपने में देखता है लायंस ऑन द बीचेस ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के किनारे पर शेर खेलते हुए। दोस्तों, ये थी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक महान कहानी, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इस स्टोरी के 3 बड़े लेसन्स मिलते हैं हमें। तो सबसे पहला तो है हेमिंग्वे का एक फेमस कोट, जो कि है अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। तो इसका मतलब ये है, इंसान को मिटाया जा सकता है, लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता जब तक वो खुद अंदर से हार ना माने। और दूसरा है, सैंटियागो ने हमेशा अपनी मंजिलों और अपनी चुनौतियों की इज्जत की है। थर्ड है, मेलानिन और सैंटियागो का रिश्ता। इनका रिश्ता हमें ये सिखाता है कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो हमें अनलकी कह कर के छोड़ जाते हैं, लेकिन एक इंसान हमारे पास ऐसा ज़रूर होता है जो हमारे साथ हर एक सिचुएशन में खड़ा रहता है, और वो इंसान हमारा सच्चा सच्चा पार्टनर होता है। Thanks for watching. Do subscribe my channel and hit the bell icon.